वेलकम फ्रेंड्स। यूएस फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब तक इस सीरीज में हमने दो टाइप की मोशन स्टडी की। एक थी लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरी थी प्रोजेक्टाइल मोशन। आज से हम एक नए टाइप की मोशन को स्टडी करेंगे और जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को शुरू करने से पहले जो हमने दो टाइप की मोशंस को स्टडी की है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको एकदम शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे और फिर सर्कुलर मोशन के डिस्क्रिप्शन की तरफ हमारे डिस्कशन को लेके जाएंगे। तो समझो कोई भी हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं किसी एक पॉइंट ए पे और ये मूव होके पॉइंट ए से निकल के चला जाता है किसी और पॉइंट बी तक, और इन बिटवीन ये पार्टिकल ए से लेके बी तक मूव करते वक्त जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसकी मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले एक तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफरेंट होती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस मोशन में कहीं पर भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। एक ही कोऑर्डिनेट को यूज करके हम इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये पार्टिकल जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव होता है तो उसके उसी कोऑर्डिनेट में यानी एक ही कोऑर्डिनेट में बदलाव होता है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। इसलिए हम इसकी मोशन को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन यूज करके या एक ही डायमेंशन यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। हेंस वी कॉल दिस मोशन टू बी एज वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। So the motion following all these characteristics we call this to be as linear translation. इसके बाद हमने एक और टाइप की मोशन स्टडी की। इसमें क्या होता था, हम कोई एक पार्टिकल कंसीडर करते थे और इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते थे। ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाती थी। अब इस तरीके से हम किसी पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करते हैं और वो पार्टिकल पूरी तरीके से वर्टिकल प्लेन में अंडर ग्रेविटी मोशन परफॉर्म करने के लिए फ्री होता था तो हम उसको बोलते थे प्रोजेक्टाइल। तो ये पार्टिकल ऊपर जाके एक टिपिकल पाथ को, टिपिकल कर्व को फॉलो करके आगे बढ़ता था और फाइनली जाके जमीन पे लैंड होता था, isn't it? So the path we recognize to be as a curve called as parabola. तो इसका जो पाथ है वो एक पैराबोलिक कर्व है। हमने इस बात को भी उस समय इसकी कर्व को पढ़ते वक्त प्रूव कर दिया था। So the object was launched or projected with some initial velocity. It was free to move in vertical plane. It performed its motion under gravity. It followed a parabolic path and this path was called to be as trajectory. और इसकी पाथ को हमने क्या नाम दिया था? ट्रैजेक्टरी ऐसा नाम दिया था। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके अलावा आप देख सकते थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने वाले किसी भी प्रोजेक्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती थी, क्योंकि वो एक ही वक्त साइमल्टेनियसली आगे भी बढ़ता था और ऊपर भी बढ़ता था। तो ये प्रोजेक्टाइल जब उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके आगे बढ़ रहा है तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते थे, यानी उसकी मोशन एक प्लेन में घटती थी ना कि किसी लाइन पे घटती थी, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत थी, दो डायमेंशंस की जरूरत थी। That's why we call the projectile motion to be as two dimensional motion। और दो डायमेंशंस कौन से होते थे? तो मानो उसमें से कोई एक डायमेंशन, ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो x होता था और वर्टिकल डायमेंशन जो है वो z होता था। तो ये x और z मिला के यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन बनाते थे, x z प्लेन। That's why the motion, the projectile motion was a motion in plane। तो इसी मोशन इन प्लेन का एक और एग्जांपल आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है
वो अलॉन्ग किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मूव करता है। इसकी वजह से उसका पाथ क्या होता है, उसका पाथ सर्कुलर होता है। और आप जानते हैं सर्कल क्या है, तो सर्कल एक प्लेन है, या सर्कल को डिनोट करने के लिए या सर्कल को रखने के लिए हमें प्लेन की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है और ये मोशन इन प्लेन भी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द example, one more example of the motion in plane, and it is a circular motion. So you can see that here there is a particle which is performing circular motion along the circumference of a circle. तो आप देख सकते हैं ये मोशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में एक कोई पार्टिकल दिखाने की कोशिश की है जो सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। So what are the examples of this motion? तो इस मोशन के क्या एग्जाम्पल है, तो बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग जैसे जानते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आई विल लाइक टू डिनोट इज द मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, और द मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ, और मोशन ऑफ एनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट राउंड द अर्थ। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके अलावा आप अगर कोई घड़ी का या क्लॉक का कोई भी हैंड ले लेते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड या सेकंड हैंड, तो उसका कोई एक टिप कंसीडर कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मिनट हैंड या आवर हैंड आगे बढ़ता है तो ये टिप अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इसकी मोशन भी क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। सो मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। और इसी तरीके से अगर आप किसी फैन के, रोटेटिंग फैन के ब्लेड का भी टिप कंसीडर करते हैं तो उसकी मोशन भी क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है। So these are the some examples of the circular motion which we can see in our surrounding. Okay. So now we'll try to describe this motion. तो अभी हम क्या करते हैं, इसी circular motion को systematically step by step describe करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो physical quantities इन्वॉल्व होती है उनको भी define करने की कोशिश करेंगे, उनको learn करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्क्राइब करेंगे हम, एक है एक्सिस ऑफ द सर्कुलर मोशन और दूसरा है पोजीशन वेक्टर। सो लेट अस नाउ कंसीडर दैट देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एज शोन इन फिगर। ओके, लेट दिस सर्कल बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको इसेंशियली शुरू में हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन करेंगे, और जब हम इसको पूरी तरीके से लर्न करेंगे तब हम आगे जाके सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस कंसीडर द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अभी ये पार्टिकल कोई एक सर्कल परफॉर्म कर रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ को, जाहिर सी बात है, सर्कल होगा, रेडियस होगी, सर्कमफ्रेंस होगा, ये जो सर्कल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी इसको होंगे। तो इसका हम सेंटर कंसीडर करते हैं और इसको नाम दे देते हैं O. So let O be the center of the circle. Now we will try to draw a line perpendicular to plane of the motion. ये जो horizontal plane हमने कंसीडर किया है, इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे जो कहां से जाएगी, तो सर्कल के सेंटर में से जाएंगी। So let us try to draw a line passing through center and perpendicular to plane of the motion. Then this line is called as axis of the motion. तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस कौन सी लाइन हो गई, a line passing through center of the circle and perpendicular to plane of the motion is called as axis of the circular motion. Then let us consider that at any instant the particle along its path be at a point A. चलो ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी एक समय पे वो कौन से पॉइंट पे है, तो वो समझो A पॉइंट पे प्रेजेंट है। तभी हम क्या करेंगे, इस सर्कल के सेंटर से निकालकर पार्टिकल की पोजीशन को जोड़ने वाला एक वेक्टर निकालते हैं। So now we are drawing a vector joining the center of the circle to the position of the particle. तो फिर ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया OA बार। और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी,
तो इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो जाएगी. सो लेट कैपिटल R be the radius of the circle. Then such kind of vector, the vector which is along radius of the circle and which is joining center of the circle to the position of the particle is called as position vector or radius vector of the particle performing circular motion. अगर इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. और ये जो सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर ओरिजिन नहीं होके कोई और प्लेन में का पॉइंट है तो इसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर. ओके, तो फिलहाल हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है वो ही ओरिजिन है, तो इसलिए ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर. सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? अ वेक्टर ज्वाइनिंग, है ना, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अ वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल to the position of the particle is called as position vector. Okay, then how it is denoted? In diagram we can show that, you can see that this can be denoted as OA bar and which will also be equals to R bar. तो R क्या है? R यहाँ पे OA की लेंथ है और वही इस सर्कल की रेडियस है. Then two things we must know about the position vector. First is what is direction of this position vector and what is magnitude of the position vector. So you have to always keep in mind that the direction of this position vector is from center of the circle towards the position of the particle. So what is direction? इसके उल्टी नहीं होती है. अगर ये हम ये वेक्टर निकालते हैं तो O से लेके A की तरफ भी निकाल सकते हैं और A से लेके O की तरफ भी निकाल सकते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस. ये जो है ये हम नहीं करने जा रहे, ए से लेके ओ नहीं. अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज कहां से कहां तक होगी? तो होगी सेंटर से निकल के पार्टिकल की पोजीशन के तरफ. सो द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ये तो हो गई उसकी डायरेक्शन. देन व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अगर ये रेडियस है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर. सो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज मीटर. एंड देन यू नो व्हाट विल बी डायमेंशंस. सो डायमेंशंस विल बी L0, M0, T0. So this is all about the position vector. Now we'll define one more quantity about this motion and it is angular displacement. So now listen very carefully. Now we are going to define what is angular displacement of a particle performing circular motion. इसके लिए फिर से उसी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है along the circumference of a circle, जिसका सेंटर पॉइंट O पे है. ये सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ऐसा मान के चलते हैं कि किसी एक समय पे एट गिवन इंस्टेंट लेट द पार्टिकल बी प्रेजेंट एट पॉइंट A, लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो अब क्या करेंगे? इसी सर्कल में हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी पार्टिकल जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसी प्लेन में है और सर्कल के सेंटर में से जा रही है. So let us try to draw a reference line. Let us try to draw a reference line passing through center of the circle and into the plane of the circle. तो अब आप देख सकते हैं ऐसी एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी. चलो इसको नाम दे देते हैं x x dash. So x x dash is our reference line. Now let us try to draw the position vector which will describe the position of particle at point A. So now OA bar is position vector of the particle at point A. Then you can see that there is certain angle between this position vector OA bar and this reference line. Then this angle, which we will denote here by let us say θ1. Then this θ1 is the angular position of the particle at point A. Okay. तो ये θ1 को हम क्या बोल सकते हैं? इस पार्टिकल की इनिशियल एंगुलर पोजीशन. So this θ1
will be equal to initial angular position of the particle। तो चलो मानो इस पार्टिकल ने मोशन चालू कर दी और ये बहुत ही कम समय में, यानी बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल में, और ये टाइम इंटरवल हम कितने लेंगे, डेल्टा टी ले लेते हैं। सो लेट इन इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल डेल्टा टी दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो डेल्टा टी इतने इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल में मानो ये पार्टिकल ए से निकल के अलोंग सर्कमफरेंस कहां तक चला गया, पॉइंट बी पे चला गया। तो अब बी पॉइंट पे उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाला एक और पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो वो हो जाएगा ओ बी बार। सो नाउ यू कैन अगेन सी this OB bar is also making some angle with the reference line x dash. So let this angle be theta 2. Then theta 2 describes the final angular position of this particle. Okay, so theta 2 is describing angular position at point B. तो ये पार्टिकल जब A से निकल के B तक चला गया तो आप देख सकते हैं उसका ये जो पोजीशन वेक्टर है उसने भी कुछ एंगल यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रेस कर दिया। सो यू कैन सी दैट व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B, then its position vector also describes some angle at this center. And what is this angle is equals to? This angle let be equals to delta theta. Then this delta theta is called as angular displacement. And how it can be defined, और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो डेल्टा थीटा क्या डिनोट कर रहा है, आप डायग्राम में देखिए। इनिशियल एंगुलर पोजीशन कितनी थी, थीटा 1। फाइनल एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, थीटा 2। तो ये दोनों में का डिफरेंस कितना हो गया, वो हो गया डेल्टा थीटा। तो ये दोनों में का डिफरेंस यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में का चेंज कौन डिस्क्राइब कर रहा है, डेल्टा थीटा डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस डेल्टा थीटा if is called angular displacement, then it can be defined as the change in angular position of a particle performing circular motion with respect to some reference line in the plane of the particle or in the plane of the motion is called as angular displacement। तो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन में जितना भी चेंज होता है गिवन टाइम इंटरवल में, उस चेंज को हम उस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सिंपल अगर मैं बोलना चाहूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा इतनी वैल्यू से पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन बदली है, पार्टिकल का एंगल बदला है इस रेफरेंस लाइन के साथ। तो फिर डेल्टा थीटा की वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, तो सिंपल है, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल्स टू, देखिए डायग्राम में डेल्टा थीटा कैसे मिल सकता है, तो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो थीटा 2 क्या था, फाइनल एंगुलर पोजीशन, थीटा 1 क्या थी, इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या हो गई, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। दैट्स व्हाई दिस थीटा 2 माइनस थीटा 1 which is also equals to delta theta, it is denoting changing angular position and hence it is called as angular displacement। So what is angular displacement? Angular displacement क्या है, एक बार आपको फिर से बता दूं ताकि आप लोगों को अभी यहीं पे immediately ये याद हो जाए। What is angular displacement? Angular displacement is change in angular position of a particle performing circular motion। And always हमेशा की तरह चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन कितनी थी, थीटा 2, इनिशियल एंगुलर पोजीशन कितनी थी, थीटा 1। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू कितना है, डेल्टा थीटा। सो हेंस व्हाट इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज द angular displacement of this particle। So this angular displacement is a vector quantity, that's why it will have magnitude as well as direction। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होती है।
तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो गया, डेल्टा थीटा, मगर इसका यूनिट क्या होगा, तो डेल्टा थीटा क्या है, एंगल। तो आप लोग जानते हैं हम एंगल किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो अप टू 10th स्टैंडर्ड हमने एंगल को हर हमेशा किस में मेजर किया है, डिग्री में मेजर किया है। तो डेल्टा थीटा को डिग्री में मेजर कर सकते हैं। मगर जैसे कि आप 11th के स्टडी से जानते हैं एंगल का, और ये एंगल कौन सा है, एक प्लेन में बना हुआ एंगल है। सो दिस इज अ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है, डिग्री नहीं है। सो एसआई यूनिट इज रेडियन। दैट्स व्हाई द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। और ये रेडियन होता क्या है, अभी जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं उनको तो ये पहले से पता होगा, मगर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ नहीं है, वो या तो क्रॉप साइंस लेके पढ़ रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट लेके फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हम एक बार शॉर्ट से देख लेते हैं कि रेडियन को कैसे मेजर करते हैं या फिर रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो कीप इन माइंड व्हाट इज रेडियन। रेडियन इज SI यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल which is also unit of our angular displacement. So now let us try to define the radian. उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कोई एक कर्व AB, समझो जिसकी लेंथ है S, और ये कर्व कौन सा है, ये सर्कुलर कर्व, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, सो व्हाट इज AB, लेट अस कंसिडर AB as arc of a circle of length S. So it will be subtending some angle at the center. तो चलो इस कर्व का सेंटर कहाँ पे है, तो मानो O पॉइंट पे है और उसकी रेडियस कितनी है R। तो अगर आप इस AB कर्व को सेंटर के साथ जोड़ देंगे, यानी OB और OA लाइन निकाल देंगे, तो इन लाइन में कुछ एंगल बनेगा थीटा। तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व AB एट द सेंटर। देन दिस थीटा कैन बी डिफाइंड। अगर हमको ये पता है AB इस कर्व की लेंथ कितनी है S, और इस कर्व की रेडियस कितनी है R, और इस कर्व ने सेंटर पे डिस्क्राइब किया हुआ एंगल कितना है, थीटा, देन वी कैन डिफाइन थीटा इन रेडियन एज द एंगल थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क AB अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है S और रेडियस कितनी है R। तो एंगल थीटा इन रेडियन क्या हो जाएगा, S अपॉन R। तो देन यू कैन इजीली नोट डाउन वन थिंग, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस S, S is a length, so its unit will be meter, and then what will be unit of radius, it will also be meter. So here meter and meter cancel, that's why keep in mind radian is a dimensionless quantity. इसलिए इसके डायमेंशंस क्या है, इसके डायमेंशंस है L0, M0, T0। तो इस तरीके से हमको अगर किसी भी आर्क की लेंथ पता है और उसकी रेडियस पता है, तो वो आर्क कितनी रेडियन का एंगल सेंटर पे बना रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम जो पहले से एंगल मेजर करते आ रहे हैं डिग्री, उसका और रेडियन का क्या कन्वर्जन फैक्टर है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री, या फिर एंगल इन डिग्री को किस तरीके से रेडियन में एक्सप्रेस किया जा सकता है या किस तरीके से रेडियन को डिग्री में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो AB कर्व है, इस AB कर्व को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसके लेंथ को बढ़ाएंगे और इसको बनाएंगे हम एक सेमी सर्कल। सो नाउ हियर AB इज डिस्क्राइबिंग सेमी सर्कल। तो फिर से A और B को उसके सेंटर के साथ जोड़ने वाली लाइन OA और हम OB निकालेंगे। तो फिर से OA और OB क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। तो रेडियस कितनी है, R। अब इस केस में ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है AB, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हैं पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, सर्कल का सरकमफरेंस, इनडायरेक्टली इट इज लेंथ ऑफ द सर्कल, इट इज 2 पाई r। पूरे सर्कल की लेंथ क्या हो गई, 2 पाई r। तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, आधे सर्कल की कितनी हो जाएगी, 2 पाई r के आधी, यानी पाई r। तो यहाँ पे AB की लेंथ कितनी हो गई, पाई r, और रेडियस कितनी है, r। तो यहाँ पे जो एंगल बना इस OA और OB में, यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। तो इस केस में लेंथ ऑफ द आर्क क्या है,
So for semicircle, the angle theta in radian is equals to length of the arc pi r upon radius r. R and r cancel. What is remaining? Remaining is equals to pi. And where what is pi is equals to? Pi is equals to as usual 3.142 and onwards. Okay. चलो तो अभी देखते हैं यहाँ पे, तो हमें एक बात पता चल गई कि कोई अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो बनाता है पाई रेडियन। मगर आप देख सकते हैं जब ये सेमी सर्कल यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रहा है तो ये जो लाइन यहाँ पे बनी है ए बी, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो O पॉइंट से लेकर अगर हम इस OA और OB के बीच में का एंगल अगर मेजर करेंगे, then you can easily say that this angle will be 180 degree. In degrees, this will be 180 degree. Let us concentrate here that this theta will be 180 degree. Then from this, okay, radian में ये एंगल कितना आया? ये एंगल आया पाई रेडियन। और डिग्री में यही एंगल कितना होता है? ये होता है 180 डिग्री। Then we can say from this equation 1 and 2 that 180 degree is equals to pi radian. So this is the important formula. All of you have to note down this. This will help you to convert degree into radian and radian into degree. That 180 degree is equals to pi radian. So now using this, इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर आप 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा 1 डिग्री और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा पाई अपॉन 180. देन यू कैन से दैट all of you note down this carefully that 1 degree is equals to pi upon 180 radian. So what we have learned? We have learned that 1 degree is equals to pi upon 180 radian. तो इसके ऊपर से कुछ जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हमको बार बार लगते हैं उनको रेडियन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। समझो मानो हमको 360 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन निकालना है, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 360 डिग्री इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 multiplied by 360. So this will be 2 pi radian. So you get one more conversion factor and this is 2 pi radian is equals to 360 degree. Similarly, we will find the conversion for 90 degree. तो ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, लेट इट बी इक्वेशन 1, इसके दोनों साइड को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 90 डिग्री इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 90. सो दिस विल बी पाई बाय 2 रेडियन. सो वन मोर कन्वर्जन यू गेट एंड इट इज पाई बाय 2 रेडियन is equals to 90 degree. Similarly, you can find it for different angles also. Suppose we are required to calculate for 60 degree. तो इसी इक्वेशन 1 की दोनों साइड को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 into 60. So this will be pi by 3 radian. So we get simple conversion that pi by 3 radian is equals to 60 degree. This is how you can calculate for other angles. You can calculate for 30 degree, you can calculate for 45 degree, or you can calculate for any angle which is required to be converted from degree to radian or vice versa. Okay, so this is all about the magnitude of the angular displacement which is measured into radian. Okay, angular displacement simple क्या था? एंगल था, it was only angle. That's why उसके कन्वर्जन के लिए हमने जो भी मैथमेटिकल फार्मूले यहाँ पे स्टडी किए, डिग्री को रेडियन में और रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, वही फार्मूले किसी और एंगल के कन्वर्जन के लिए भी यूज हो सकते हैं। बिकॉज सिर्फ हम अगर मैग्नीट्यूड का हद तक सोचेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूसरा कुछ नहीं होते, क्या है? एक सिंपल प्लेन एंगल है। So now we are required to learn
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। सो नाउ विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So you have to keep in mind before defining the direction of the angular displacement, this angular displacement can occur into two different way। ये angular displacement दो तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जब पार्टिकल A से लेकर B तक जा रहा है तो हम इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल डेल्टा t कंसीडर करेंगे, हम बहुत ही छोटी टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे ताकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो भी इनफाइनाइटेसिमल होगी, इसलिए हमने उसकी वैल्यू ली डेल्टा थीटा। मगर अगर आप टाइम इंटरवल ज्यादा लेते थे, टाइम इंटरवल टी लेते थे, तो ये पार्टिकल ये पहले वाले डायग्राम में देखिए ए से लेके बी तक जाता था और ये दोनों के बीच में वो जो उस एंगल बनाता था ये भी बहुत बड़ा होता था, यानी इट वुड हैव बीन फाइनाइट। सो ये जो पहली केस है इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज है या फाइनाइट है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वहीं पे अगर आप इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं जैसा कि इस दूसरे वाले डायग्राम में बताया गया है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इनफाइनाइटेसिमल बनेगी, अब फाइनाइट नहीं बनेगी, अब बड़ी नहीं बनेगी, लार्ज वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड की नहीं होगी। अगर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये बहुत ही छोटी है यानी इनफाइनाइटेसिमल है, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज आवर लर्निंग, तो हमने इस डिस्कशन के ऊपर से क्या लर्न किए, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज infinitesimal angular displacement is a vector quantity. That's why now we learn direction of the infinitesimal angular displacement, क्योंकि फाइनाइट तो क्या होगी, स्केलर होगी, उसको सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी। तो डायरेक्शन किसको होगी, सिर्फ इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। नाउ दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू लर्न द डायरेक्शन ऑफ infinitesimal angular displacement. Now concentrate very carefully how the direction of infinitesimal angular displacement is given. So answer is the direction of infinitesimal angular displacement is given by using right hand thumb rule or right handed screw rule. तो चलो समझते हैं ये राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो मानो कोई एक पार्टिकल है जो इनिशियली इस ए पॉइंट पे है और इस ए से निकल के कहाँ पे चला गया, तो मानो वो ए से निकल के किसी और पोजीशन बी पे चला गया, सो दैट उसकी एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा इतने एंगल से बदली है। तो इनिशियली वो कहाँ पे था, वो ओ ए उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ये चलो मानो मेरी तरफ देखिए आप लोग, ये जो लाइन है इधर से लेके इधर तक, ये आप देख सकते हैं, ये इसको एरो मानेंगे हम, तो ये एरो ओ ए बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। अब ये यहां से मूव होके किधर गया है, यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर हमने निकाल दिया। सो नाउ दिस वेक्टर, दिस पेन, दिस सेकंड पेन इज रिप्रेजेंटिंग आवर ओ बी बार एंड लेट दिस कैप इज रिप्रेजेंटिंग द एरो। सो इसकी डायरेक्शन इधर से लेके इधर तक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनी है डेल्टा थीटा बार, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो ये डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेंगे। सो दिस इज माय राइट हैंड एंड नाउ आई विल स्ट्रेच ऑल द फिंगर्स अवे। सो मैं इसके सभी जो फिंगर्स है उसको स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच आउट करूंगा, और ऐसी पोजीशन में ये जो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था ओ ए बार, इस ओ ए बार को मैं ये जो मेरे राइट हैंड के फिंगर्स है उनको अलाइन करूंगा। ये मैंने पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन के साथ मेरे राइट हैंड को क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। अब पार्टिकल कहां से कहां पे गया है, वो ए से लेके बी तक गया है। तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन में मैं मेरे फिंगर्स को क्या कर दूंगा, कर्ल कर दूंगा। तो मैं अगर इन फिंगर्स को कर्ल कर दूंगा तो ये जो मेरा थंब जिस डायरेक्शन में बचेगा, ये थंब डिनोट करेगा
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी वर्टिकली अपवर्ड, है ना। तो देखिए ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी और डायरेक्शन कहाँ पे होगी, हम इसको समझ रहे हैं। ये पार्टिकल ए से लेके बी तक गया है, इधर से लेके इधर पे गया है, यानी इस ये कौन सी डायरेक्शन में गया है, तो ये गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस हैज मूव्ड, ये जो घड़ी में जो हैंड्स जिस डायरेक्शन में घूमते हैं उसके उल्टी डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन है। So it has moved from A to B, means it has moved in anti-clockwise direction. So in horizontal plane, when a particle moves along the circumference in anti-clockwise direction, so where will be direction of its angular displacement? Then by right hand thumb rule, its direction will be vertically upward. मगर पोजीशन कहाँ पे होगा ये वेक्टर, ये वेक्टर होगा along the axis of the circle। कहाँ पे होगा, along the axis of the circle। So what is the direction of angular displacement? Angular displacement is always along the axis of the circle, and when the particle moves in anti-clockwise direction, it is vertically upward। That's why यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर से जो एक्सिस पे मैंने वेक्टर बताया है, ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा बार। Where what is delta theta bar? Delta theta bar is angular displacement vector। Okay, so how to describe this delta bar? Then this delta bar can be defined as it is acting always along axis and directed vertically upward। तो चलो, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में था और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वर्टिकली अपवर्ड हो गई। अगर उसके उल्टा होता था, अगर पार्टिकल मानो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता था, तो ये पार्टिकल ऐसा यहां से लेके इधर नहीं जाते हुए उल्टा घूमता था। इफ इट वुड हैव मूव्ड, आप डायग्राम में देखिए, ये अगर बी से लेके ए तक आता था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, इसकी मूवमेंट कैसी होगी, इसकी मूवमेंट हो गई क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉक की डायरेक्शन में हो गई। यहाँ पे गलती से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये चाहिए क्लॉकवाइज, दिस शुड बी क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, तो फिर से हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे। देखिए, अभी इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है, ओ बी पे है, और वो कैसे मूव कर गया है, तो वो ओ बी से निकल के किधर मूव किया है, ओ ए पे। तो पहले हमने हमारे राइट हैंड को ओ ए से अलाइन किया था, अभी मैं ठीक उसी तरीके से ओ बी से अलाइन करूंगा और मेरे फिंगर्स को उस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करूंगा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल बढ़ा है। देखिए, पार्टिकल इधर से इधर बढ़ा है, तो अब मैं फिंगर्स को ऐसे इधर से इधर कर्ल कर सकता हूं क्या, इस तरीके से मोड़ सकता हूं क्या, नहीं मोड़ सकता। मेरे फिंगर्स इस डायरेक्शन में मोड़ने के लिए नहीं बने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे राइट हैंड को मैंने जिस तरीके से अलाइन किया है उसको बदलना पड़ेगा। तो मैं अब इस राइट हैंड को इस तरीके से अलाइन करता हूं। अब मैं पार्टिकल की डायरेक्शन में मेरे फिंगर्स को मोड़ सकता हूं। अब अगर मैं मेरी फिंगर्स को पार्टिकल के डायरेक्शन में मोड़ूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो थंब है वो थंब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन में, ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा था। तो इस केस में ये जो थंब है, राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी, है ना। इट विल बी अलोंग एक्सिस एंड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, इसको अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा माइनस डेल्टा थीटा बार। ओके, so conclusion, when particle moves in clockwise direction in horizontal plane, angular displacement will be along axis vertically downward, whereas when particle moves in horizontal plane in anti-clockwise direction,
then angular displacement will be along axis vertically upward. तो एक बात तो पक्का है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ऑलवेज हमेशा ये सर्कल के एक्सिस पे होगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो अलोंग एक्सिस ये वर्टिकली अप जाएगा या वर्टिकली डाउन जाएगा, और अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं मूव करते हुए अगर वो वर्टिकल प्लेन में मूव करता है तो हो सकता है कि वो अलोंग पॉजिटिव एक्स जाए या अलोंग नेगेटिव एक्स जाए, या हो सकता है वो अलोंग पॉजिटिव वाई जाए या अलोंग नेगेटिव वाई जाए। तो वो होगा हर हमेशा एक्सिस पे ही, और किस तरफ जाएगा ये हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, the axis of the circle, then the position vector, angular displacement, its magnitude and its direction. Now in next lecture we will study what is the angular velocity of the particle performing circular motion. Okay, तो उसके पहले आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगा, ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया, इसके बारे में आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, या अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है यूएस एकेडमी और यूएस फिजिक्स उसको डाउनलोड करके आप वहां पे भी इसके बारे में जो कमेंट है वो लिख सकते हैं। इन सभी तरीके से आप कभी भी आपका कोई भी डाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी डाउट्स को अगले वीडियो में हम क्या कर सके, आंसर कर सके। सो हाउ वाज दिस लेक्चर, गिव योर फीडबैक, एंड इफ यू लाइक दिस then press the bell icon, then also press the subscribe button, and also share with your friends. Okay, so up to next lecture, thank you and goodbye.